चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों स्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हमने उनको कंपेयर भी कराया था। और वो टॉपिक वैसे भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, उम्मीद है आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैटर 2 तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। मैटर 2 टाइप का हो गया, प्योर और इम्प्योर। अब बात कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे। देखिए, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है आपको प्योर सब्सटेंस। किसी चीज को हम प्योर कब कहते हैं? जब उसमें मिलावट ना हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ना पड़ी हो, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही से यहाँ पर भी मतलब निकलेगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ वन टाइप के केमिकल, वन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हो। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of, those substances which are made up of only one kind of constituent particles. And one more thing is there, and cannot be separated by any physical method. So this is the definition of pure substances. Those substances which are made up of only one kind of constituent particles and cannot be separated by any physical method. यानी ऐसे सारे substances जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही टाइप के हों। दूसरी चीज, हम उन सब्सटेंसेस को किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट ना कर पाए। फिजिकल मेथड का मतलब जैसे आप फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे आप डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे आप इवेपोरेशन करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, नैन करते हैं, बहुत सारे मेथड पढ़े थे। ऐसा कोई भी मेथड हम यूज कर ले, हम इन सब्सटेंसेस को और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, अलग अलग काइंड के सब्सटेंसेस में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी प्योर सब्सटेंसेस होगी। अगर हम बात कर लेंगे इधर, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाएगा। आप देखेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ, बस ये चीज बदल जाएगी। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ओनली वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वहां पर हम लिखेंगे मोर देन वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैं उसको डिस्कस बाद में करूंगा, पहले मैं इस साइड थोड़ा सा कंप्लीट करके चलता हूँ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए, तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस भी कितने टाइप के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस को अगर मैं आगे क्लासिफाई करूं, वो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस। इसका मतलब जो डेफिनेशन थी हमारी, ना तो हम एलिमेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर पाएंगे, और ना ही कंपाउंड्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे किसी भी मेथड के द्वारा, किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो समझिए। देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की। कोई भी प्योर सब्सटेंस की अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, जिसको हम किसी भी मेथड के द्वारा और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड ना कर पाए,
वो फॉर्म आपकी क्या कहलाएगी, एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट, जैसे आयरन, जैसे जिंक, जैसे कार्बन, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक कंटेनर में मैं 2 लीटर ऑक्सीजन गैस लेके आया, तो उस 2 लीटर ऑक्सीजन गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जिनसे मिलकर वो पूरा वॉल्यूम बना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे, सेम होंगे, और हम किसी भी मेथड के द्वारा, किसी फिजिकल मेथड के द्वारा उनको अलग नहीं कर पाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसका है, उसको और ज्यादा सिंपलर पार्टिकल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, एलिमेंट है। अच्छा, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed proportion भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कंपाउंड के बारे में। देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड में एक ही चीज मेन है, क्या कि एलिमेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको और ज्यादा सिंपलर पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? सारे पार्टिकल होंगे तो एक ही जैसे, लेकिन मैं किसी एक पार्टिकल को उनमें से निकालूं। मान लीजिए मैंने अभी ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है और उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, और इसमें ये पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इनमें से एक पार्टिकल को यहाँ बाहर निकालूं और मैं सोचूं कि मैं इसको भी स्प्लिट करके और ज्यादा सिंपलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। ये अपने आप में सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसके द्वारा इस पूरी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स यानी इस टाइप के पार्टिकल्स जब कंबाइंड हो जाते हैं, कैसे कंबाइंड हो जाते हैं, केमिकली, केमिकल रिएक्शंस से अगर वो जुड़ जाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिक्स प्रोपोर्शन। जब वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ जाते हैं तब एक नए टाइप का पार्टिकल बनता है, एक नए टाइप का पार्टिकल बनता है। और वो जो नए टाइप का पार्टिकल बना, वैसे ही बहुत से पार्टिकल्स मिलकर फिर पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, यानी ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन सिंपलेस्ट हाइड्रोजन के एटम को आप ब्रेक करके किसी दूसरे सब्सटेंस के एटम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये सिंपलेस्ट है। और ऑक्सीजन, एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी क्या है, एलिमेंट। इसको भी आप और ज्यादा सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, किसी और सब्सटेंस के एटम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपलेस्ट है। अब अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, कैसे मिल जाएं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो होगा क्या, एक फिक्स प्रोपोर्शन में इनका कॉम्बिनेशन होगा। वो फिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा, बाय मास। जैसे मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि 1/8 ये जो प्रोपोर्शन रहता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 1/8। अगर मैं केमिकल रिएक्शन देखूं, देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2, बैलेंस कर दे रहा हूं मैं इसको। तो आप जरा देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने ग्राम यूज हो रहा है, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, तो ये 4 ग्राम हो गया। इधर ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन हो गया तो कितना हो गया, 32 ग्राम। अब जरा देखें, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के मिलने से ही तो वाटर बन रहा है, तो ये एक नया सब्सटेंस हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। फिलहाल इसका नाम क्या है, वाटर। अच्छा, फिक्स रेशियो क्या आया, यहाँ पर क्या आया, देखिए 4 और डिवाइडेड बाई 32, तो कितना निकल कर आएगा, 1/8, तो वही बन लेगा। ऑन द होल कंक्लूजन ये निकला कि हाइड्रोजन जो कि एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है, जब ये दोनों
1/8 या 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब एक नए टाइप का प्योर सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, ये तो नया पार्टिकल क्या तैयार हुआ हमारे पास, H2O, जिसको हमने क्या बोला, वाटर। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कंपाउंड है, ये भी प्योर है। अब जैसे अगर हम वाटर का सैंपल लेते हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन के सैंपल में ये सारे पार्टिकल्स ऑक्सीजन थे यानी कि O2 थे, उसी तरह अगर मैं ये सैंपल वाटर का मान लूं तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किससे होंगे, ठीक है कि नहीं। यानी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट को किसी भी रेशियो में दूसरे एलिमेंट के साथ हमने मिला दिया और कंपाउंड बन जाएगा। तो ये दोनों ही प्योर है। आप अच्छे से समझ लीजिए इसको और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको देख पाए। ले लिया, चलिए अभी और क्लासिफिकेशन बचा हुआ है। केवल जरूरी चीज यहाँ पर लिख के रहने दे रहा हूं, बाकी चीज आपने नोट कर ही ली होंगी। एलिमेंट्स और कंपाउंड आपने समझ लिया। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैटर को दो टाइप में डिवाइड किया गया था, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस मैंने किसको बोला था, जो एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो और उसको किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट ना किया जा सके। और इम्प्योर में क्या बताया था, जो मोर देन वन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो और उसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, प्योर सब्सटेंस दो टाइप का हमने बताया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, ये प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हम उनको और ज्यादा सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हम उनको एटम्स कहते हैं। एक नई चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अभी मैंने नहीं बताई थी शायद इससे पहले, तो आप ये ध्यान रखें। जो एलिमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। जबकि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, बस ये क्या है, ये एलिमेंट से मिलकर बनता है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, अपने मास के एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और एक नए टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, या कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब आगे की बात सुनिए। एलिमेंट्स फिर से तीन पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, मेटल्स की। दूसरे नंबर पर क्या आएंगे, नॉन मेटल्स। और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएंगे, मेटलॉइड्स, या कभी कभी इनको सेमी मेटल्स भी कह दिया जाता है। एलिमेंट्स प्योर है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, इनके एटम्स कहलाते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा मैं इस लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। वो आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम 11th स्टैंडर्ड की चीजों को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ध्यान हमें इन पे भी देना है। हालांकि हमारा पढ़ा हुआ है, फिर भी हमें इन पे ध्यान देना है। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, मेटल्स क्या होती है। मेटल्स क्लास 9th में हमने पढ़ा था। अच्छा, क्लास 9th में हमें जो मेटल के बारे में पढ़ाया गया था वो सारी चीजें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थी। हमें ये पढ़ाया गया था, एक डेफिनेशन बताते थे। अगर पूछता था कि मेटल्स क्या होती है तो हम बताते थे कि दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मेटल्स व्हिच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि उनमें मेलिबिलिटी हो, उनमें डक्टिलिटी हो, है ना, वो हार्ड हो, उनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, वो सोनरस होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी कंडक्टर होनी चाहिए। तो नो डाउट ये सारी क्वालिटीज, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स में होती हैं। लेकिन ये मेटल्स की डेफिनेशन नहीं है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम मेटल को डिफाइन करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हमको बेस बनाना पड़ेगा, और हम ये कहेंगे कि दोज सब्सटेंसेस या दोज एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स कहना ज्यादा सही है क्योंकि मेटल जो है एलिमेंट्स का ही सब पार्ट है। दोज एलिमेंट्स which have the tendency to donate electrons and to form cations are called metals। यानी बहुत सारे एलिमेंट्स इस हमारे पास हैं, लगभग लगभग क्या आप फिक्स ये 118 एलिमेंट्स जो है इस समय नोन है हमारे पास। इस समय 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। भविष्य में और भी एलिमेंट्स होने के चांसेस हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इन 118 एलिमेंट्स में से मोस्टली एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? मेटल्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है कि हमने उनको मेटल बोला? वो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं कि दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म कैटाइंस, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद क्या बन जाते हैं? कैटाइन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाते हैं। उनको मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल सोडियम का आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ करता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। अब देखिए इसको, इस बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जो कि इसको नहीं मिल सकते। तो ये क्या करेगा? It has to lose its 1 electron from the outermost shell। इसको अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा, अब सोडियम क्या बन जाएगा? Na+। दिस इज द सोडियम आयन, नॉट एटम। ये सोडियम का आयन बन गया। इसलिए हमने क्या कहा कि सोडियम एक मेटल है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है? सोडियम हार्ड नहीं होता, सोडियम के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, सोडियम के पास लस्टर नहीं होती, सोडियम सोनरस नहीं होता। यानी जो प्रॉपर्टीज हमको बताएंगे हिंदी की ये प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज एसेंशियल नहीं है, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली मेटल्स में मिल जाती हैं। वो जो मेटल्स आपकी जिनमें ये प्रॉपर्टी बताई जाती हैं वो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स हुआ करती हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हमारे डी ब्लॉक में आया करती है। ये सॉफ्ट मेटल है, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटल की डेफिनेशन क्या होगी कि दोज एलिमेंट्स which have the tendency to donate electrons and to form cations are called metals। एग्जांपल मैंने एक सोडियम का दे दिया है, और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? देखिए पोटेशियम इसका एग्जांपल हो सकता है, मैग्नीशियम इसका एग्जांपल हो सकता है। ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। कैल्शियम भी उतना हार्ड नहीं होता, ना इसमें लस्टर होती है। इसके अलावा जो आपके दिमाग में मेटल्स आ रहे होंगे, सर वो क्यों नहीं लिख रहे? जैसे कि कॉपर है, ये भी एक मेटल है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी जरूर होगी, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। अब चूंकि डेफिनेशन मेटल की यही है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ही मेटल होते हैं, इसका मतलब जिस एलिमेंट में जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो उतना ही अच्छा मेटल कहलाएगा। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो मेटल ज्यादा अच्छा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो। अगर मैं इन सारी मेटल्स की बात करूं तो इनमें से पोटेशियम इज द बेस्ट। पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 1 हुआ करता है एल्कली मेटल्स का, वो सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर वाला ग्रुप है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। ये हम लोग 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आते हैं नॉन मेटल्स के केस में। जो मेटल्स की मैंने डेफिनेशन बताई इसका अपोजिट करते हैं। जैसे मेटल में मैंने क्या कहा? दोज एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर डोनेट किए क्या लगा दें? लूज, सॉरी डोनेट किए लगा दें गेन। तो अगर हम नॉन मेटल की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म द एनायंस, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो एनायन बनाएंगे, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएंगे, उनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन, मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मोस्टली नॉन मेटल्स आपको गैसियस स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रोमीन, ये एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, पूरी यही तो पढ़ना है। मेटल्स मोस्टली सॉलिड होती हैं,
सिर्फ एक मेटल मरकरी ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में मिल जाती है। इनमें देखिए जो आपका कार्बन है सॉलिड होता है, सल्फर है सॉलिड होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये आपके क्या है गैसेस हैं, और ब्रोमीन कैसा है लिक्विड है। तो सारी चीजें इनमें मिल जाती है। अच्छा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बात करी थी कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज हर एक मेटल में प्रेजेंट हो या सारी प्रॉपर्टीज हर एक नॉन मेटल में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स हैं, आमतौर पर कहा जाता है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर या बहुत बेकार कंडक्टर होती है, बहुत बुरी कंडक्टर्स होती हैं। लेकिन इनमें से जो कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रोप हुआ करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए उसका यूज इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में करा जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, समझ रहे हैं बात। अब बोलते हैं कि नॉन मेटल्स में लश्चर नहीं होती है, तो यहाँ पर एक नॉन मेटल होता है आयोडीन, I2, आई के रूप में, मैं एटम के रूप में लिख रहा हूँ आई। मेटल इसमें लश्चर पाया जाता है मेटल्स की तरह। ऐसी मेटल्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस, समझ रहे ना, कि सारी मेटल्स हार्ड नहीं होती। सोडियम, पोटेशियम ये सब सॉफ्ट मेटल्स को आप नाइफ से कट कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, सही बात है, मोस्टली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। इवन इतने कम होते हैं कि जैसे ये चॉक होल्डर है, अगर मान लीजिए गैलियम या सीजियम का बना हुआ होता और मैं इसको अपने हाथ में पकड़ लेता, तो मेरी हथेली के अंदर जो हीट है, मेरे हाथ में जो हीट है, सिर्फ उतनी हीट से ही ये मेल्ट हो जाता। कितना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का और सीजियम का। तो एक्सेप्शंस आर देयर, ये सारे एक्सेप्शंस आप 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर हमें कंज्यूम नहीं कराना है अपना। आगे चलते हैं, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। इसका मतलब सेमी मेटल्स का मतलब क्या, ये आधे मेटल है। आधे मेटल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स वाली मिलेंगी आपको, और कुछ प्रॉपर्टीज कैसी मिलेंगी, नॉन मेटल्स वाली। दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज इनके अंदर मिल जाती हैं। बहुत कम संख्या है ऐसे एलिमेंट्स की, लेकिन फिर भी बहुत यूज होता है इनका। मॉडर्न जो भी हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह चल रही हैं, जो भी डिवाइसेस बनती हैं, उनमें इन सेमी मेटल्स का या मेटलॉइड्स का बहुत यूज होता है। जैसे जर्मेनियम है, जैसे सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये दो ऐसी ये दो ऐसी सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज, और काफी महंगी होती है सिलिकॉन। आपका जो फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल होता है, जिसकी मदद से हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके उससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो उनमें ये सिलिकॉन काफी यूज होता है। समझ में आ रही है? तो ये आप जो इस साइड देख रहे हैं, ये प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन चल रहा है, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के 3 सब कैटेगरीज बता दी मैंने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जरा कंपाउंड की तरफ आ जाइए, तो ये प्योर सब्सटेंस का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ये ऑर्गन से बना, ऑर्गन मींस लाइफ, लिविंग बीइंग्स। तो ऐसे देखिए क्लासिकल थ्योरी थी, हालांकि अब तो हम लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि जो सब्सटेंसेस, जो कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से प्राप्त होते हैं, जिनको लैब में सिंथेसाइज नहीं करा जा सकता, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जो लैब में बनाए जा सकते हैं, उनको क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक। हालांकि ये थ्योरी अब फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी नेम तो पुरानी थ्योरी के हिसाब से ही रखा गया है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन जरूर होता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। क्या बताया मैंने, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में कार्बन होता है, लेकिन सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन, इसके अंदर कार्बन है फिर भी ये इनऑर्गेनिक है।
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, लेकिन फिर भी हम उनको ऑर्गेनिक के रूप में नहीं पढ़ते, इनऑर्गेनिक के रूप में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सिर्फ वही चीजें हैं जो लिविंग बींग्स के अंदर से मिलती थी, उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। दुनिया में पहली बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था वो फ्रेडरिच होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसका नाम था यूरिया। ये वही यूरिया जो खेतों में हम लोग खाद के रूप में लगाया करते हैं, ये वही यूरिया है। सबसे पहले किसने बनाई थी? फ्रेडरिच होलर ने। यही दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, और उसके बाद वो जो डेफिनेशन थी कि जो कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाए, वो फेल हो गई, और उसके बाद नई डेफिनेशन आई, वो हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, H2O, NH3, H2SO4, आपने ये सारे पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? अभी बताया जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं, लेकिन अब हम इनको लैब में बना सकते हैं। जैसे बहुत फेमस कंपाउंड CH3COOH एसिटिक एसिड, C6H12O6, जानते हैं क्या? इसके अलावा अभी मैंने यूरिया का नाम लिया तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NH2CONH2, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे कि एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स की नंबर फिक्स्ड है 118। 118 टोटल एलिमेंट हमारे पास है, लेकिन कंपाउंड्स कितने हैं इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में आपस में मिलकर, आपस में केमिकल रिएक्शन करके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। इवन दो अगर मैं एलिमेंट ले लूं, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है ए और एक बी है, ये दोनों ही आपस में बहुत सारे तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बिल्कुल आप उसी तरह मान लीजिए जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें सिर्फ 26 लेटर्स हुआ करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि टोटल लेटर्स कितना है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हम कह देंगे 26। लेकिन अगर कोई ये पूछता है टोटल वर्ड्स कितने, तो कैन यू इमेजिन? एब्सोल्युटली नॉट। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उन 26 लेटर्स से कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी जो है कंपाइल जिन वर्ड्स से होती हैं, वो सारे वर्ड्स उन्हीं 26 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से ही तो बनते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री में ऐसा ही है, जो लेटर्स अल्फाबेट में बता रहा हूँ उनको आप एलिमेंट मान लीजिए, इनकी नंबर फिक्स है, और एलिमेंट से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स उनको आप वर्ड्स की तरह कंपेयर करिए। जैसे वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं, कितने भी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सेम 26 लेटर से, और यहाँ तो हमारे पास 26 से काफी ज्यादा एलिमेंट्स है 118। तो कोई काउंटिंग नहीं है कि इस दुनिया में कितने कंपाउंड्स हैं। मोस्टली कंपाउंड्स कैसे हैं दुनिया में? ऑर्गेनिक है। 95% से ज्यादा चीजों में कार्बन पाया जाता है, वो ऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक काफी कम है। ठीक, फिर आगे ऑर्गेनिक का भी क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब स्टार्टिंग करेंगे, आपका 11th क्लास का ही चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस टाइप का एक चैप्टर है। वहां पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन फिर आगे करेंगे, एलिफेटिक, एरोमेटिक, इस टाइप से क्लासिफिकेशन है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। अब जरा इधर मिक्सचर की तरफ भी बात कर लीजिए। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और ये चीज आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर कंज्यूम नहीं करना चाहता। देखिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, मैं एक चीज बता दूं पहले से ही आपको, हालांकि बता भी चुका हूँ कि मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलकर बने होंगे। ठीक है, अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें एक मिक्सचर भरा हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा मिक्सचर, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम एक ही फेज में है, ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा लग रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे
जैसे आप बात करें, एक तो मैं ले लूं वाटर, ये प्योर है, और दूसरी चीज मैं ले लूं शुगर। जब भी हम शरबत बनाते हैं ना, वही चीज, वाटर और शुगर को अगर मैं आपस में क्या कर दूं, मिक्स कर दूं और स्टिर कर दूं, तो जो पूरा एक तैयार होगा सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन हम उसको होमोजीनस कहें या हेट्रोजीनस, ये डिपेंड करेगा कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें चीजें मिलाई हैं, जो पार्टिकल्स हैं, हमें वो अलग अलग दिखने नहीं चाहिए। पूरा सोल्यूशन, सॉरी पूरा जो मिक्सचर है वो एक जैसा लगना चाहिए थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो ऐसे ही तो होता है, जब वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो क्या आपको वाटर और शुगर अलग अलग दिखाई पड़ेगी? नहीं, यही तो चीज है होमोजीनस। सिमिलर कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। कभी भी आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सब्सटेंसेस हैं, वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। जबकि हेट्रोजीनस में क्या होगा, आपने जो मिलाया है वो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। सपोज दैट मैं शुगर की जगह यहाँ पर सैंड मिला देता, बालू, तो वाटर को हम अलग देख सकते हैं, और वाटर में जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बहुत इजीली देख सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सेम कॉम्पोजिशन नहीं होता है, इसमें हमको चीजें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। क्लियर है ना इतना? अच्छा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। आप ध्यान रखें, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ करते हैं इनको हम सस्पेंशन भी कहते हैं, सस्पेंशन। तो एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। इम्प्योर सब्सटेंस में जो, यानी कि जो मिक्सचर थे, अगर हमने एक किसी सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिला दिया और वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो गए, अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, होमोजीनियस बन गया, यानी ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अगर वो दोनों चीजें कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाई और नेकेड आई से ही दिख रही है, बिना माइक्रोस्कोप के ही दिख रही है हमको, तो वो हेट्रोजीनियस या सस्पेंशन हो गया। इनके बीच में एक और कैटेगरी आती है जिसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने सोप मिला दिया होता, सोप, साबुन, जो कपड़े धोने के लिए, हम लोग नहाने के लिए साबुन यूज करते हैं, हम उसको इसमें डिसॉल्व कर दिया होता। तो एक नई कंडीशन बनती है यहाँ पर कि वाटर में सोप मिल जाता, डिसॉल्व कर देते उसको, हमें ऐसा लगता कि इसमें कोई पार्टिकल अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे भी आप जब सोप पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो सोप के पार्टिकल आपको अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में वो जो सोप के पार्टिकल्स थे वो इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, वो इसी में सस्पेंडेड है, इसी में कहीं तैर रहे हैं। लेकिन इनका साइज इतना छोटा होगा कि हमें ये नेकेड आई से देखे नहीं, माइक्रोस्कोप से देखे। तो इस टाइप का जो भी मिक्सचर होता है वो एक तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। देखिए, जिस चीज को हम ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, अभी इतना ही बता रहा हूं, सिर्फ ज्यादा अमाउंट में जिसको ले रहे हैं वो सॉल्वेंट है, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया जा रहा है वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का साइज क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या है, इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो मिक्सचर होमोजीनियस यानी कि ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर सस्पेंशन कहलाएगा, या फिर कोलॉइड कहलाएगा। रेंज होती है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कैसे हैं, छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो हमें नेकेड आई से नहीं देखेंगे, किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखेंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे और बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। अगर यही पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हैं, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हैं, तो वो नेकेड आई से भी दिख जाएंगे, बिना माइक्रोस्कोप के भी दिख जाएंगे, और हम उसको कहेंगे सस्पेंशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर पार्टिकल्स का साइज इसके बीच में रहा, यानी 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, तब ये पार्टिकल्स एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जो हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देखा जा सकता है। तब ये जो नए टाइप का मिक्सचर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। यानी कोलॉइड में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमारा मैटर का
ये केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपका होमवर्क कितना ही है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी बेसिक चीजें मैंने बताई हालांकि 9th स्टैंडर्ड की थी, फिर भी उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट्स बनाएं और उनको बार बार पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे की बातों के साथ। ओके, थैंक यू।